सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा नमस्कार। विवेकानंद स्कूल नीमका थाना की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय छात्रों, डेली की तरह अपनी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में लेसन नंबर 8 चल रहा है और इस 8वें लेसन में अपन स्टडी कर रहे हैं कि पौधों में कौन कौन से अनिवार्य तत्व पाए जाते हैं, उस तत्व का अवशोषण किस अवस्था में होता है और उस तत्व का क्या कार्य है। इसके साथ ही उस तत्व के यदि पौधे में कमी हो जाए या उसकी मात्रा न्यूनतम हो जाए तो कौन से विशेष लक्षण उत्पन्न होते हैं, यह चर्चाएं चल रही थी। आपको पता है कि टोटल तत्वों की संख्या है 17। उनमें से लगभग अपन ने 10-11 तत्व कंप्लीट कर चुके थे। आज जो शेष बचे हुए तत्व हैं उनकी स्टडी करेंगे। तो आज तत्व लेते हैं अपन बोरोन। आज जो तत्व है वो है बोरोन। बोरोन जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं बी से। देखिए, जो बोरोन होता है, इस बोरोन का अवशोषण जड़ों के द्वारा मृदा से बोरेट आयन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? बोरेट आयन के रूप में। बोरेट आयन किस किस फॉर्म में होता है? देखिए, आपको बताया था मैंने कि तत्व चाहे कोई सा भी हो, तत्व चाहे कोई भी हो, उस तत्व का अवशोषण हमेशा आयन के रूप में किया जाता है। ये बोरेट आयन होता है BO3-3 या B4O7-2 के रूप में ये बोरेट आयन पाया जाता है। बोरेट आयन की दो अवस्था होती हैं, एक BO3 होता है और एक होता है B4O7 होता है। इन बोरेट आयनों के रूप में पौधा बोरोन को अवशोषित करता है। आपको यह भी पता है कि मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, यदि मृदा में उपस्थित जो कैल्शियम होता है, यह बोरेट के साथ क्रिया करता है। बोरेट के साथ क्या करता है? क्रिया करता है और दोनों क्रिया करके बनाते हैं कैल्शियम बोरेट। क्या बनाते हैं? कैल्शियम बोरेट। और जो कैल्शियम बोरेट होता है, इसका अवशोषण नहीं होता है, यानी पौधा इसे अवशोषण नहीं कर पाता है। समझ में आई? क्या बताया कि मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर जो कैल्शियम होता है वो कैल्शियम बोरोन के साथ क्रिया करता है, बोरेट के साथ क्रिया करता है और वो एक यौगिक बनाता है जिसे कहते हैं कैल्शियम बोरेट। और इस कैल्शियम बोरेट को पौधा अवशोषित नहीं कर पाता है। तो आपके दिमाग में ये चीज आएगी तो फिर क्या फर्क पड़ता है? तो देखिए, कैल्शियम युक्त जो मृदा होती है, कैल्शियम युक्त मृदा में जो पौधे होते हैं, पौधों में बोरोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या कहा मैंने? कैल्शियम युक्त मृदा के जो पौधे होते हैं, कैल्शियम वाले जो मिट्टी के अंदर पौधे होते हैं, उन पौधों में बोरोन की कमी होती है। अब बोरोन की कमी क्यों हो गई? जबकि मृदा में बोरोन है, फिर भी पौधे में बोरोन नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि ये बोरोन है, ये इस बोरोन का जो बोरेट आयन है, ये बोरेट आयन किसके साथ क्रिया कर लेता है? इस कैल्शियम के साथ। और क्रिया करके क्या बना देता है? कैल्शियम बोरेट बना देता है। और कैल्शियम बोरेट का क्या नहीं होता? फिर अवशोषण नहीं होता। इसका मतलब जब बोरेट आयन का अवशोषण नहीं होगा तो पौधे में बोरोन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी।
ये तो होगी इसके अवशोषण की बातें। अब ये बोरोन होता है, इस बोरोन का कार्य क्या है? बोरोन का कार्य क्या है? तो देखो, बोरोन के 2-3 कार्य हैं। बोरोन एक तो कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भाग लेता है, कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण में भाग लेना। पौधों के अंदर आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है और यही ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ग्लूकोज है, स्टार्च है, ये क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। इस कार्बोहाइड्रेट का पौधे में क्या किया जाता है? स्थानांतरण किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो इसका स्थानांतरण किसकी उपस्थिति में होता है? बोरोन की उपस्थिति में होता है। इसके अलावा जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली, इस कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता, कोशिका झिल्ली की क्रियाशीलता को भी ये क्या करता है? प्रभावित करता है। इसके अलावा एक मुख्य लक्षण और है कि पराग कणों के अंकुरण में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। पराग कणों के अंकुरण में सहायक, पराग कणों के अंकुरण में भी क्या होता है? ये सहायक होता है। ये कार्य है किसके? बोरोन के। तो यहां पर देखिए, एक कार्य ये भी मोस्ट है और ये भी क्या है? मोस्ट है। कई बार ये एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा तत्व कार्बोहाइड्रेट के स्थानांतरण का कार्य करता है? तो कौन सा करता है? बोरोन करता है। इसके अलावा यह भी पूछा गया है कि आपको ये पता है कि पराग कणों का अंकुरण होता है वर्तिकाग्र पर। किस पर होता है? वर्तिकाग्र पर। और पूछ लेता है कि वर्तिकाग्र पर पराग कण के अंकुरण की क्रिया को प्रेरित करने वाला तत्व है, क्या है? बोरोन है। बोरोन की उपस्थिति में जो वर्तिकाग्र पर पहुंचा हुआ परागकण होता है वो बहुत कम समय के अंदर क्या कर लेता है? अंकुरण कर लेता है। यदि उस वर्तिकाग्र पर बोरोन अनुपस्थित होता है या बोरोन की कमी होती है तो उस पौधे के पराग कणों का अंकुरण लेट होता है, यानी उसमें समय ज्यादा लगता है। अब बात आती है कि बोरोन की यदि कमी हो जाए पौधे में तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यानी इसकी कमी के क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पॉइंट है, बोरोन की कमी से उत्पन्न लक्षण। तो बोरोन की कमी के कारण से क्या लक्षण उत्पन्न होता है? देखो, पहला लक्षण तो यह होगा, गहरे हरे रंग की मोटी पत्तियां बन जाती हैं, मोटी पत्तियां उत्पन्न होती है। क्या कह रहा हूं मैं? एक तो पत्तियों का आपको साहब, पत्तियों का तो पहले से ही हरा रंग होता है, लेकिन यह कह रहा है कि वो हरा रंग भी डार्क ग्रीन हो जाएगा, गहरा हरा रंग हो जाएगा, और साथ में जो पत्तियां हैं उनकी जो मोटाई होगी वो बढ़ जाती है। दूसरा लक्षण यह आता है बोरोन की कमी के कारण कि एक तो संग्रहकारी, और या फिर अपन कह सकते हैं मांसल। आपको पता है कि पौधे के अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों का संग्रह होता है। जब किसी पदार्थ का संग्रह होता है तो वो संरचना फूल करके मोटी हो जाती है, उसे कहते हैं मांसल स्ट्रक्चर। तो बोरोन की कमी के कारण से पौधे के संग्रहकारी और मांसल जो उत्तक होते हैं, जो अंग होते हैं, उनका विघटन होना शुरू हो जाता है। यानी वे उत्तक जो मांसल हैं, संग्रहकारी हैं, वो धीरे धीरे डीके होना शुरू कर देंगे, नष्ट होना शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद में तीसरा यह आता है कि पुष्पों का निर्माण कम होता है, पुष्पों की संख्या कम हो जाती है, यानी पौधे के ऊपर पुष्प कम उत्पन्न होते हैं। और जो पुष्प उत्पन्न होते हैं, संख्या तो कम होगी, और जो पुष्प उत्पन्न होगा वो भी क्या होगा? बंदे होगा। तो पुष्पों का बंदे होना, पुष्प का बंदे होना। और आपको पता है यदि पुष्प बंदे हो जाता है, स्टाइल हो जाता है, तो उसमें जनन की कैपेसिटी नहीं होती है, और जनन नहीं होगा तो नए पौधे का विकास नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये आपको बोरोन की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षण बताए हैं। तो बोरोन कंप्लीट है।
उसके बाद आता है अगला जो तत्व आता है वो है जिंक। अगला तत्व है जिंक। जिंक जिसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं Zn से। देखो जो जिंक होता है, ये जिंक का अवशोषण भी इसकी द्विव संयोजक अवस्था में अवशोषण किया जाता है। द्विव संयोजक अवस्था का मतलब यानी इसका जो अवशोषण होता है वो मृदा से ही होता है और किसके द्वारा होता है, जड़ों के द्वारा होता है। अब इसका अवशोषण किया जाता है Zn+2, यानी इसके ऊपर संयोजकता देखिए, संयोजकता क्या है, +2 है, यानी इसे कहते हैं द्विव संयोजी आयन। तो इस जिंक का अवशोषण किया जाता है Zn+2 के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है कि ये जो जिंक है ये कई प्रकार के एंजाइमों का निर्माण करता है, साथ ही फास्फोरस के अवशोषण को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब ये जो जिंक होता है ये कौन से एंजाइमों का घटक होता है, तो ये मेनली ये देखा गया है कि जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम होते हैं जो CO2 को जोड़ने का कार्य करते हैं, इन कार्बोक्सिलेज एंजाइमों का घटक होता है कौन, जिंक। यानी इस एंजाइम के संश्लेषण में क्या लेता है, ये भाग लेता है। फिर उसके बाद में आपको पता है मृदा से फास्फोरस का भी अवशोषण किया जाता है। इस फास्फोरस के अवशोषण को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। एक मुख्य बात यह भी है कि ये ऑक्सीजन के संश्लेषण में भी भाग लेता है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी कई प्रकार के होते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन प्राकृतिक भी होता है तो कृत्रिम भी होता है। तो ऑक्सीजन मेनली कौन सा, IAA, ऑक्सीजन के संश्लेषण में भाग लेना या संश्लेषण को प्रभावित करना। तो ये मैंने कार्य बताए हैं इसके, जिंक का क्या कार्य है, क्या रोल है उस पौधे में। तो पहला बताया मैंने कि एंजाइमों को सक्रिय करना। मेन एंजाइम कौन से हैं, मेनली कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, इस कार्बोक्सिलेज एंजाइम का निर्माण करता है। इसके अलावा ये फास्फोरस के अवशोषण को भी प्रभावित करता है और इसके अलावा ये ऑक्सीजन के संश्लेषण को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। अब ऑक्सीजन में भी कौन से को, IAA को। अब यहां पर बात आती है कि जो IAA है इसका पूरा नाम कई बार पूछ लेता है, IAA का पूरा नाम क्या है। तो देखो I को तो कहते हैं अपन इंडोल, A को कहते हैं एसिटिक और इस A को कहते हैं एसिड। इसको क्या कहते हैं, एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, IAA। क्लियर। तो इस IAA के निर्माण में भी जो जिंक होता है वो भाग लेता है। ये हो गए इसके कार्य। अब आता है इस जिंक की कमी से या न्यूनता से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो पॉइंट है जिंक की कमी से उत्पन्न लक्षण। तो देखो जिंक की यदि पौधे में कमी हो जाए, Zn की कमी हो जाए, तो जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर सफेद रंग के धब्बे बन जाते हैं और जहां पर सफेद रंग का धब्बा बनता है वहां की पत्ती नष्ट हो जाती है। धीरे धीरे वो पत्ती नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो पहला लक्षण है पत्तियों पर सफेद उत्तकक्षयी धब्बे बनना। जैसे मान लीजिए ये कोई पत्ती है और ये पत्ती है, ये इसकी मध्य शिरा है, तो यहां पर ये पत्ती एकदम परिपक्व पत्ती है। इस जिंक की कमी के कारण से ऐसे स्पॉट बन जाएंगे, ऐसे धब्बे बन जाएंगे और ये धब्बे किस कलर के होंगे, सफेद कलर के होंगे। ये आपने देखा होगा, इसका एक जनरल उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे सरसों होती है, अपने सरसों में देखा होगा जब सरसों पकाव के ऊपर होती है तो उस सरसों की पत्तियां देखी होंगी, उन पत्तियों के ऊपर सफेद सफेद धब्बे बन जाते हैं। ठीक है, और वो तो होता है एक कवक के कारण से। ध्यान रखना, सरसों वाला जो सफेद धब्बा रोग होता है
जो व्हाइट जो स्पॉट डिजीज होती है वो एक कवक के कारण से होती है, और उस कवक को कहते हैं अपन एल्बोगो कवक। कौन सा होता है? एल्बोगो कवक। तो कहने का मतलब है जिंक की कमी के कारण पौधे की पत्तियों पर सफेद रंग के क्या बन जाते हैं? धब्बे बन जाते हैं। इसके अलावा यह भी है, पत्तियों का आकार क्या हो जाता है? छोटा रह जाता है। दूसरा लक्षण यह आता है कि पत्तियों का आकार कम होना, यानी जितनी सामान्य साइज होती है पत्ती की, उस सामान्य पत्ती की साइज क्या रह जाएगी? छोटी रह जाएगी। यहां पर एक और देखा है कि ये मोस्ट ध्यान रखना, इस जिंक की कमी के कारण से पौधे में एक रोग उत्पन्न होता है और इसे कहते हैं लिटिल लीफ या लघु पर्ण रोग उत्पन्न हो जाता है। तो जिंक की कमी के कारण से एक रोग उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं लघु पर्ण रोग, यानी लिटिल लीफ डिजीज। ये लघु पर्ण रोग है। लघु पर्ण नाम से पता चल रहा है, अभी मैंने बताया था कि पत्तियों का आकार क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका अर्थ क्या आता है? लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, और पर्ण का मतलब क्या होता है? पत्ती। यानी इस रोग के अंदर जो पत्ती की साइज होती है वो क्या रह जाती है? छोटी रह जाती है। तो ये रोग है वो किस कारण से होता है? जिंक की कमी के कारण से होता है। ये हो गया आपका जिंक। उसके बाद में अगला तत्व लेते हैं अपन, और अगला तत्व आता है तांबा। अगला तत्व है तांबा, या इसे कहते हैं कॉपर। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Cu से। देखो, तांबा का अवशोषण भी आयन के रूप में किया जाता है, और तांबा का अवशोषण दो रूपों में किया जाता है। एक होता है क्यूप्रिक और एक होता है क्यूप्रस। यानी एक तो किया जाता है Cu++ के रूप में, और एक होता है Cu+ के रूप में। आपको पता है जो Cu++ है इसे क्यूप्रिक कहते हैं और इसे क्यूप्रस कहते हैं। ये दो अवस्थाओं के रूप में इसे पौधा मृदा से अवशोषित करता है। अब ये जो आपका कॉपर है, ये कॉपर क्या कार्य करता है? देखिए, कॉपर का मेनली काम होता है ऑक्सीकरण अपचयन के समय, ऑक्सीकरण अपचयन, जिसे अपन रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। पौधे में जब ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है उस समय ये कॉपर इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है, ये इसका मेन कार्य होता है। क्या बताया मैंने? ये कह रहा है कि जब पौधे में ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, आपने ऑक्सीकरण और अपचयन पढ़ा होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन आपने O2 के जुड़ने, O2 के हटने, हाइड्रोजन के जुड़ने, हाइड्रोजन के घटने, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के त्यागने और इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर हो रहा है कि एक यौगिक, एक तत्व इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और दूसरा उसे ग्रहण कर रहा है। तो इसका मतलब जो त्याग रहा है, त्यागे गए तत्व के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे तत्वों तक पहुंचाया जाता है। जो दूसरे तत्वों तक इलेक्ट्रॉन का परिवहन करता है वो कहलाता है इलेक्ट्रॉन वाहक। तो ये जो कॉपर होता है, ये कॉपर ऑक्सीकरण अपचयन के समय इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित करने का कार्य करता है। इसके अलावा ये जो कॉपर है आपका, ये पहला कार्य तो ये हो गया। दूसरा ये कार्य है कि प्लास्टोसाइनिन, पीसी जिसे अपन कहते हैं, प्लास्टोसाइनिन, और इसे अपन पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्ट के अंदर इसे पीसी कहते हैं और इसका पूरा नाम है प्लास्टोसाइनिन। ये आपने जब श्वसन के समय देखा होगा, चक्रीय फास्फोरिलीकरण और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के समय इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का जब स्थानांतरण होता है, तो ये मध्यवर्ती इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ये प्लास्टोसाइनिन भी किसके द्वारा संश्लेषित होता है? तांबा के द्वारा, यानी कॉपर के द्वारा अवशोषित होता है। इसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है, इसके अलावा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज
साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम, ये भी एंजाइम ही एक, क्योंकि लास्ट में क्या लग रहा है, एज लग रहा है। तो जिस 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 शब्द के एज लगा होता है वो ये मान लीजिए 99% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम के संश्लेषण में भी क्या लेता है, ये भाग लेता है। तो इसके मैंने 3 कार्य बताए हैं। एक तो बताया मैंने ऑक्सीजन अपचयन के समय इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करेगा, दूसरा मैंने बताया प्लास्टोसाइनिन का संश्लेषण करेगा, और तीसरा बताया मैंने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के संश्लेषण में भाग लेता है। फिर उसके बाद में आता है इस कॉपर की कमी से, इसकी न्यूनता से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहां पर आता है कॉपर की कमी से उत्पन्न लक्षण, कमी से उत्पन्न लक्षण। तो कॉपर की कमी के कारण से मेनली पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों के किनारे मुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो पत्ती का शीर्ष भाग होता है सफेद रंग में बदल जाता है, यानी हरा रंग क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, कॉपर की कमी के कारण पत्तियों का मुरझाना, पत्तियां ऐसे मुरझाएंगी जैसे तो पौधे के अंदर पानी की क्या हो, कमी हो, या फिर किनारे क्या हो जाते हैं, इसके मुड़ जाते हैं, किनारे का मुड़ना, किनारे क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, या फिर इस पत्ती का जो शीर्ष भाग होता है, पत्ती का जो एंड पॉइंट होता है, ये शीर्ष भाग किस में बदल जाता है, सफेद रंग का हो जाता है। वैसे पत्ती किस कलर की होती है, पत्ती होती है हरे कलर की, लेकिन इसका जो अंतिम शीर्ष भाग होता है ये सफेद रंग का हो जाता है। अब यहां पर एक मुख्य लक्षण है जो कॉपर की कमी से होता है, और वो होता है नींबू में। किसमें, नींबू में, यानी सिट्रस वर्ग के जो पादप होते हैं, जिसमें संतरा भी आ सकता है, मौसमी भी आ सकती है, नींबू भी आ सकता है, आंवला भी आ सकता है। तो जो विशेषकर नींबू में देखा गया है कि नींबू के पौधे में यदि कॉपर की कमी हो जाए तो उसमें एक रोग होता है जिसे डाईबैक रोग कहते हैं, इसे हिंदी में शीर्षारंभी रोग भी कहते हैं। तो नींबू के अंदर कॉपर की कमी के कारण से एक रोग होता है जिसे कहते हैं शीर्षारंभी रोग, शीर्षारंभी रोग कहते हैं। इसे इंग्लिश में डाईबैक डिजीज कहते हैं, ये कहा जाता है इसे। तो ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि नींबू का डाईबैक रोग किस तत्व की कमी के कारण से होता है। डाईबैक रोग को ही अपन हिंदी में कहते हैं शीर्षारंभी रोग, और ये कॉपर के कारण से होता है। उसके बाद में आता है अगला तत्व, और अगला तत्व है मोलिब्डेनम। अगला तत्व है मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम को अपन एमओ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एमओ से। देखो, मोलिब्डेनम का अवशोषण मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। इसका जो अवशोषण होता है मृदा से इसका अवशोषण किया जाता है किसके रूप में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड के रूप में, जिसे अपन दर्शा सकते हैं MoO2 के रूप में, यानी इस रूप में इसे अवशोषित किया जाता है। देखो, इसका जो कार्य, ये तो हो गया अवशोषण की, अवशोषण पौधा किस रूप में इसे अवशोषित करेगा, इसका कार्य क्या है। देखो, ये मोलिब्डेनम है, ये नाइट्रोजनेज, देखो एज लग रहा है, इसका मतलब ये भी क्या है, एंजाइम है। और एक होता है नाइट्रेट रिडक्टेज, इसमें भी क्या लग रहा है, एज लग रहा है। इसका मतलब दोनों ही एंजाइम है, और ये दोनों एंजाइमों के संश्लेषण में मोलिब्डेनम क्या लेता है, भाग लेता है। नाइट्रोजनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, इन दोनों एंजाइमों का ये मुख्य घटक होता है कौन, मोलिब्डेनम। बात ये भी आती है कि ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम है, इन दोनों का कार्य होता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना।
नाइट्रोजन का क्या करना, स्थिरीकरण करना। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भाग लेने वाला एंजाइम होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, और वो कौन सा होता है, नाइट्रोजनेज होता है। अब आता है कि मोलिब्डेनम की यदि कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, मोलिब्डेनम की कमी के कारण से पत्तियों का कुरचरण हो जाता है, यानी पत्तियां चूर्ण के रूप में बनना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों में हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। और एक मेन रोग होता है इसकी कमी के कारण से, वो याद करना आपको, बाकी और कोई याद नहीं करना है। मोलिब्डेनम की कमी के कारण से फूल गोभी के अंदर एक रोग होता है, यानी इस मोलिब्डेनम की कमी से, इसकी कमी से फूल गोभी में एक रोग होता है जिसे कहते हैं व्हिप टेल रोग, व्हिप टेल रोग। ये आपको याद करना है, ये याद करना है कि किस तत्व की कमी के कारण से फूल गोभी में व्हिप टेल रोग उत्पन्न हो जाता है। तो किस तत्व की कमी के कारण से होता है, ये एमओ की कमी के कारण से होता है। और इस रोग में जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं। मोलिब्डेनम में एक ही लक्षण आप याद कर लेना कि फूल गोभी के अंदर व्हिप टेल रोग किसकी कमी के कारण से होता है, वो होता है मोलिब्डेनम की कमी के कारण। अब आता है अगला तत्व आता है, वो है क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। और क्लोरीन को अपन दर्शाते हैं Cl से। पौधा देखो, मृदा के अंदर क्लोराइड अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, पौधे में इसकी कोई कमी भी नहीं रहती है, और इसका पौधा आसानी से क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो इस क्लोरीन का जो अवशोषण होता है, इसका अवशोषण क्लोराइड आयन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, क्लोराइड आयन के रूप में। अब इसके अलावा ये जो क्लोराइड आयन है, ये किसी जैव रासायनिक घटक का निर्माण भी नहीं करता है, किसी संरचना का निर्माण भी नहीं करता है। तो आप कहोगे साहब इसका कार्य क्या है फिर। तो इसका जो कार्य है, क्लोराइड का मेन जो कार्य होता है, ये पौधों में जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें परासरण सांद्रता बनाता है। ये परासरण सांद्रता व आयनों का संतुलन बनाता है। क्या बनाता है, संतुलन। यानी प्लस और माइनस को क्या करता है, ये बैलेंस करता है पौधे में। जब प्लस की मात्रा बढ़ जाती है तो क्लोराइड आयन ज्यादा से ज्यादा जाएंगे, तो प्लस और माइनस होकर के माध्यम को क्या बना देंगे, उदासीन बना देते हैं। इसकी कमी से जो मुख्य लक्षण होता है, इस क्लोराइड की कमी के कारण से पौधे में चित्तकबरी हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। चित्तकबरी हरिमाहीनता का मतलब होता है कहीं कहीं पर हरा रंग, कहीं कहीं पर पीला रंग, इस प्रकार से वो एक धब्बेदार हरिमाहीनता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद में आता है जो अंतिम तत्व है अनिवार्य तत्वों में, और वो है निकेल। अंतिम जो तत्व है वो है निकेल, और निकेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Na से। देखो, शुरू के अंदर कुछ आप पुरानी बुकें पढ़ोगे, उन पुरानी बुकों के अंदर अनिवार्य तत्वों की संख्या 16 बताई गई है। ये उसके अंदर 16 बताई गई है, तो आप कहोगे साहब कौन सा तत्व है उसमें नहीं समझाया गया है। तो उन किताबों के अंदर निकेल को शामिल नहीं किया गया है। आप कहोगे साहब निकेल को फिर शामिल कब किया गया। तो देखिए, निकेल के बारे में 1988 में बताया था। कब बताया था, 1988 में। और किसने बताया था, एक व्यक्ति थे डाल्टन। इस डाल्टन व्यक्ति ने 1988 में यह निर्धारित किया कि निकेल भी पौधे के लिए अनिवार्य तत्व के रूप में पाया जाता है। वैसे निकेल का कोई विशेष कार्य, विशेष लक्षण अभी तक ज्ञात नहीं है, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि जो यूरिएज एंजाइम होता है, ये यूरिएज एंजाइम, इस यूरिएज एंजाइम के संश्लेषण में ये क्या लेता है, भाग लेता है। यानी यूरिएज एंजाइम का ये एक क्या होता है, घटक होता है। और इस निकेल का जो अवशोषण होता है वो निकेल आयन के रूप में किया जाता है, Na+2 के रूप में इसका अवशोषण किया जाता है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि यूरिएज का मुख्य घटक होता है, क्या होता है, निकेल होता है। इस प्रकार से आपके 17 अनिवार्य तत्व कंप्लीट हो चुके हैं। आज इतना ही।